मणिपुर जल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में ऐसी घटनाएं हुई है जिसने मणिपुर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर जगह दंगे, लोगों को मारना, आर्मी का विद्रोह, औरतों पर अत्याचार, ये सब पिछले कुछ दिनों की कहानी नहीं है बल्कि ये सब पिछले कई महीनों से चल रहा है। तो फिर आखिर क्यों ये सब होने दिया जा रहा है? क्यों नहीं इसको सख्ती से रोका गया? पिछले दिनों ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही पूरा भारत गुस्से में तप रहा है? मणिपुर में इन दंगों की असली वजह क्या है? और अंत में एक देश, एक नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं इन दंगों को रोकने के लिए, सब बताएंगे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए और आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, मणिपुर का इतिहास। मणिपुर राज्य भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ भारत का एक आकर्षित उत्तर पूर्वी राज्य है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर को साउथ एशिया का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मणिपुर को भारत का गहना नाम दिया गया था। मणिपुर ही वह स्थान है जहां से पहली बार पोलो नामक खेल की शुरुआत हुई थी। भारत देश के सबसे खूबसूरत स्थानों के रूप में मणिपुर को भी गिना जाता है। यह आकर्षित स्थान पर्यटकों को अपने यहाँ आने के लिए सदैव आमंत्रित करता है। मणिपुर का खाना, मणिपुर पहनावा और मणिपुर के दर्शनीय स्थल यहाँ आने वाले पर्यटकों के दिल को छू जाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से भी मणिपुर का एक अलग ही स्थान है। मणिपुर में सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं जो कि अपनी हस्तकला का शानदार उदाहरण है। मणिपुर स्टेट और मणिपुर के शहर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है। यहाँ की शांत जलवायु, हरे भरे लहलहाते घने वन और यहाँ की सुंदर झीलें इस पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। आजादी के बाद सन 1956 में मणिपुर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था, जो सन 1972 में आकर एक पूर्ण राज्य बन गया। मणिपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राज्य काफी खूबसूरत है। अगर इसके पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर में 28,55,794 लोग निवास करते हैं। चैप्टर 2, मणिपुर की जातीय संरचना। मणिपुर में हुई हालिया दंगों को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक आप इसके पीपल्स स्ट्रक्चर को समझ नहीं लेते। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है जिसके मिडिल में इम्फाल घाटी है जो कि फुटबॉल फील्ड की तरह है और आसपास की पहाड़ियां गैलरी की तरह है। मणिपुर में वैली लगभग 10% भूभाग बनाती है जबकि 90% भूभाग में पहाड़ियां हैं। मणिपुर में मेनली 3 जातियां निवास करती है, मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई जाति बेसिकली घाटी एरिया में रहते हैं जिनको यहाँ का मूल निवासी भी माना जाता है। इनकी भाषा मैतिलोन है जिनको मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। इस भाषा को 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इस प्रकार से इसे एक नेशनल भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये यहाँ की आबादी में मेजोरिटी में है और 64% से अधिक आबादी का निर्माण करते हैं। मैतेई एक गैर जनजातीय समुदाय है और राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 मैतेई समुदाय के होते हैं। नागा और कुकी जनजाति बेसिकली बाकी के 90% पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ 33 दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है और ये पॉपुलेशन का 75% आबादी का निर्माण करते हैं। गाइस, इन जनजातियों को मोटे तौर पर कोई भी नागा जनजाति और कोई भी कुकी जनजाति के रूप में डिवाइड किया गया है। ये राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में केवल 20 विधायक ही भेजते हैं। गाइस, अगर आपको ये जाति स्ट्रक्चर समझ आ गया है तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चैप्टर 3, हालिया बदलाव। मार्च 27, मणिपुर हाई कोर्ट वहां की गवर्नमेंट को यह जजमेंट देती है कि वो 4 सप्ताह के अंदर मैतेई जनजाति को अनुसूचित जनजाति में लाने के लिए प्रावधान लेकर आए। मैतेई ट्राइब यूनियन द्वारा दायर एक पिटीशन की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया। चैप्टर 4, हाल में अशांति क्यों। पिछले 10 सालों से मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में खुद को शामिल करने की मांग पर जब वहां के हाई कोर्ट का फैसला आता है तब वहां रह रहे कुकी और नागा जनजातियों को ऐसा लगने लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। जनजातीय समूह मैतेई को एसटी दर्जा देने के विरुद्ध क्यों है? इसके तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट्स के ऊपर में एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मैतेई समुदाय मेजोरिटी में होने की वजह से पहले से ही डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल एडवांटेज लेता है और वो एकेडमिक रूप से भी अधिक उन्नत है। नंबर 2, मैतेई को एसटी का दर्जा मिलने से कुकी और नागा जनजातियों के लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी और मैतेई को पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। नंबर 3, मैतेई लोगों की भाषा यानी कि मैतेई या फिर मणिपुरी ऑलरेडी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई को एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस दर्जे से जो जुड़े लाभ है वो लाभ मिलते हैं। नंबर 4,
कुकी और नागा के अनुसार राज्य के जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 90% है, लेकिन अगर इसके बजट और विकास कार्यों का देखें तो इसके बजट और विकास कार्यों का बहुत बड़ा अंश जो है वो मैतेई बहुल प्रांत जो है यानी कि इम्फाल घाटी को मिलता है। तो गाइस ये थे कि एसटी में मैतेई को शामिल करने के लिए जो विरोध है वो विरोध क्यों हो रहे हैं। अब आते हैं कि मैतेई समुदाय का क्या तर्क है एसटी के समर्थन में, इसको भी पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वर्ष 1949 में जब भारत संघ में मणिपुर राज्य का विलय हुआ था उससे पहले मैतेई एक जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। नंबर 2, मैतेई समुदाय मानता है कि एसटी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनके पूर्वजों की भूमि, परंपरा एवं संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। नंबर 3, मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा के उपायों की आवश्यकता है, जहां राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से उन्हें तो प्रतिबंधित रखा गया है लेकिन वहां के जनजातीय लोग इम्फाल घाटी में चले आ रहे हैं और यहां भूमि खरीद सकते हैं। नंबर 4, उनके अनुसार मैतेई समुदाय धीरे धीरे अपने पूर्वजों की भूमि खोते जा रहा है। नंबर 5, वर्ष 1951 में उनकी आबादी मणिपुर की कुल आबादी का 59% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार घटकर 44% रह गई है। नंबर 6, मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी में आरक्षण के फैसले से मैतेई जनजाति को पिछड़ने का डर सताने लगा है, जिससे उनका जल्द से जल्द अनुसूचित जनजाति में आने की भावना प्रबल हो उठी है। गाइस, इन दो जातियों के बीच का ये आग तब भड़क उठा जब एक कुकी ग्राम के निवासियों को वहां से बेदखल कर दिया गया। कुकी लोगों को उनके पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने का डर सताने लगा और लोग रास्ते पर उतरकर एक बड़ा और डायरेक्ट आंदोलन करने लगे। धीरे धीरे यह आंदोलन और बड़ा होते चला गया। चैप्टर 5, क्या कोई अन्य कारण भी है? जी हाँ गाइस, जिस तरह का आंदोलन मणिपुर में हो रहा है ये ना तो हालिया समय में हुई कोई अचानक की घटना है, ना ही हालिया समय में आई कोर्ट के फैसले के बाद की घटना। मणिपुर के इतिहास को देखें तो पिछले एक दशक से अलग अलग मुद्दे को लेकर मैतेई समुदाय और जनजाति समुदायों के बीच दूरियां बढ़ी ही है। आइए कुछ और कारणों को देखा जाए। परिसीमन प्रक्रिया में विद्यमान समस्याएं। परिसीमन से तात्पर्य किसी भी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। वर्ष 2020 में जब केंद्र ने राज्य में वर्ष 1973 के बाद से पहली बार परिसीमन का प्रोसेस स्टार्ट किया था तो मैतेई समुदाय ने आरोप लगाया था कि इसके लिए जो जनगणना के आंकड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेसिकली सटीक नहीं है। दूसरी ओर जो जनजातीय समूह है यानी कि कुकी और नागा, उनका दावा है कि राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 40% हो गई है, लेकिन विधानसभा में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो काफी कम है। पड़ोसी क्षेत्र से प्रवासियों की घुसपैठ। म्यांमार में फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के कारण भारत के पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वहां पे शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया है। मैतेई नेताओं ने आरोप लगाया है कि चूरा चांदपुर जिले में अचानक से गांवों की बाढ़ आ गई है। नशीले पदार्थों की समस्या। कुछ जनजातीय समूह अपने निहित स्वार्थों के कारण नशीले पदार्थों के विरुद्ध सरकार के जो सघन अभियान है उनको विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। अफीम के खेतों को नष्ट करने के साथ साथ नशा विरोधी अभियान शुरू किया गया था, लेकिन मणिपुर के कुकी जोमी समुदाय से संबंधित अवैध अप्रवासी साफ की गई जमीनों पर नशीले पदार्थों की खेती कर रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम की वजह से मणिपुर में पिछले एक दशक से ये संघर्ष कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिलता ही है और आज नौबत इन आंदोलनों का उग्र रूप है। चैप्टर 6, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। मैतेई समूहों का एसटी में डालने की मांग और जनजातियों का उनका एसटी में जाने से खुद के अस्तित्व के ऊपर आया हुआ ये खतरा मणिपुर की मुख्य समस्या है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले जरूरी यह है कि एसटी किसको माना जाए और किसका नहीं, इसका इवेल्युएशन क्राइटेरिया में चेंजेस करने की जरूरत है। इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग समितियों ने अपनी राय रखी है। वर्ष 1965 में लोकूर समिति ने पहचान के लिए 5 इवोल्यूशन क्राइटेरिया पर फोकस करने को कहा, जिसमें सबसे पहला है आदिम लक्षण अर्थात प्रिमिटिव ट्रेट्स, दूसरा है उनका डिस्टिंक्ट कल्चर, तीसरा है उनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन, चौथा है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने का संकोच और पांचवा है पिछड़ापन। इसके अलावा भूरिया आयोग ने 2002-2004 में जनजातीय भूमि एवं वन, हेल्थ एवं एजुकेशन, पंचायत का फंक्शनिंग और जनजातीय महिलाओं की स्थिति जैसी विषयों के ऊपर भी ध्यान देने को कहा। हमें जरूरत है कि इन्हीं विषयों पर ध्यान देकर किसी को एसटी में रखना है या नहीं डिसाइड करना चाहिए, न कि उनकी मेजोरिटी और उनके सदस्यों का पार्लियामेंट में बढ़ती संख्या के आधार पर।
म्यांमार से घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमावर्ती एरिया में अधिक निगरानी की जरूरत है। इसके अलावा लोकल लोगों की पहचान के लिए जो सीमा से सटे लोगों हैं उनके ऊपर पहचान बनाए रखने की जरूरत है। एरिया में शांति बनाए रखने के लिए लोकल रेबल ग्रुप के साथ शांति समझौता करना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। इसके अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉ जो है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है और वो सबके लिए सेम है, चाहे वो मेजोरिटी हो या हो माइनॉरिटी। इसके अलावा जो सबसे जरूरी है वो है वहाँ के लोगों में अपनेपन की भावना का विकास। सरकार को इसके लिए डिसीजन मेकिंग में वहां के लोगों को जगह देनी चाहिए ताकि वो अपनी बात खुलकर बोल पाए और ऐसे आंदोलन हमें दोबारा देखने को ना मिले। चैप्टर 7 द कंक्लूजन। इसके अलावा अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आंदोलन करना खराब नहीं है। एक रिपब्लिक स्टेट में ये इंडिपेंडेंसी होनी ही चाहिए कि हम अपनी बात खुलकर रख सकते हैं और अथॉरिटी हमारी बात सुनेगी। पर साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आंदोलन किस प्रकार का हो। किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे बुरी स्थिति तब बन जाती है जब वहाँ रहने वाली औरतें और बच्चे सुरक्षित ना हो। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा अधिकार मांगने की काबिलियत इतनी ना गिर जाए कि हम अपनी नैतिकता को ही खो दें। आखिरकार हम इंसान हैं और ये इंसानियत हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आई है तो आप अपना प्यार हमें दिखाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले गाइज। इसके अलावा आपके पास कुछ बोलने के लिए है तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।